सैनी साहब आज फार्म भरने पहुंचे हो, क्या आप खुद ही नामांकन करोगे? देखिए, हमारे पास हम ये कल तक 2-3 नामांकन कर रहे हैं। हमने अपने पेपर तैयार कर लिए हैं। अब इन तीनों में से जिसका हमारी टीम अभी हम फैसला नहीं कर पाए पूर्णतः है कि किसको विड्रॉल कराना है, किसको नहीं। हम 3 पेपर फाइल करने जा रहे हैं और उसके साथ साथ जो है ना, कमेटी रात को बैठ करके डिसाइड करेगी कि कौन सा नामांकन रखना है। तो क्या क्या नाम है सर आपके कैंडिडेट के, जो बाकी 2 हफ्ते हमारे ये किशनलाल पांचाल जी और दूसरा हमारे जो है ना राजेंद्र सैनी जी। ये 3 कैंडिडेट हमने नॉमिनेशन फाइल करने के लिए तैयार कर रखे हैं। अब हम देखेंगे कि हमने क्या करना है, क्योंकि पूरी टीम जो है वो आखिर हमारे पास जो है ना, पिछले बार जो जींद में हुआ था, हम पूरी टीम इसके ऊपर ठोक बजा करके डिसीजन लेने वाली है कि आखिर हमने फंडिंग भी हमने ही करनी है आपस में, और वो जो है ना डिसीजन भी हमारा अपना है। क्योंकि हल्के के अंदर जिस प्रकार जींद के अंदर हमारी बड़ी पार्टियां ने पैसे के बलबूते हमारे कैंडिडेट को खरीद लिया था, कि इस प्रकार का, क्योंकि छोटी पार्टियों के कैंडिडेटों के साथ अक्सर ऐसी घटनाएं देश के अंदर बहुत घटी हैं। और राजनीति एक ऐसी है षड्यंत्रों के माध्यम से कि जो लोग हमारे विरोध में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जो बरादरियों के वोटों को काटने के लिए प्रयास करेंगे, ऐसे भी लोग दूसरी पार्टियों के षड्यंत्र हमारे नोटिस में आ रहे हैं कि वो दूसरी बरादरियों के मुखलफ हमारे नाम से या सिमिलर नाम से जोड़ तोड़ करके लड़ाई लड़ने का, हमारी मूवमेंट को काटने का प्रयास किया जा रहा है। अब जींद के चुनाव से हमने सीख लिया था कि चुनाव को कैसे लड़ा जाए। सर, इस जो आपने 3 आदमियों की सूची बताई है, इसमें आप भी एक हैं, तो इसमें मेन कैंडिडेट कौन है? हम तीनों में आज की डेट में। तो इतनी देरी क्यों लगा दिया आपने अब तक सोचने में? क्योंकि अब तक तो क्लियर हो जाएगा भाजपा और कांग्रेस क्या था कि क्लियर किसका होगा किसका नहीं होगा। हमारी टीम में अभी किशनलाल पंचाल की भी कल ही हमने फिर डिसाइड किया जी, और भाई राजेंद्र का भी हमने कल ही डिसाइड किया कि भाई आप में से लड़ेगा कोई, मैं खुद लड़ूंगा। इस सारे विषय के ऊपर जो है विड्रॉल के ऊपर, विड्रॉल तक हम फैसला करेंगे कौन सा पेपर उठाना है। राजकुमार जी, क्या ये समझ लिया जाए भाजपा और कांग्रेस की रणनीति के बाद आप अपनी रणनीति का खुलासा करें? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस क्या करने जा रही है, हमने भी उसी हिसाब से उन लोगों ने जैसे हमें पीछे मात दी थी कि वो लोग हमारे कैंडिडेटों के प्रति कितने सक्रिय और मुस्तैद हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने देख करके चलनी है। क्योंकि हमारे साथ इस दलित और पिछड़ा वर्ग के साथ हमेशा बड़ी चालाकी के साथ ठगी होती रही है। जींद के चुनाव में भी एक कश्यप खड़ा किया था, एक जो है ना प्रजापति खड़ा किया था। अलग अलग बरादरियों से सारी दोनों पार्टियों ने मेरे सेम नाम के कैंडिडेट उतार दिए थे। मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि पिता के नाम तक सिमिलर लेके आए थे लोग, बाबूराम के नाम से, और राजकुमार और बाबूराम पिता का नाम भी ढूंढ लिया। इतने लोग चालाक हैं कि इस दलित पिछड़े को कैसे मात दी जाए, इसको कैसे धरती में मिलाया जाए। इस सारी बात को ध्यान में रखते हुए हम एक एक पग बड़े ध्यान पूर्वक आगे चल रहे हैं। सर जींद से तो बहुत कुछ सीखा, सोनीपत से भी सीखा कभी, और लास्ट टाइम पे कागज पूरे ना हो। हाँ, वो जो है कागज तो हमारे लगभग पूरे थे, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन हमारे पास जो है ना कैंडिडेट जो मैडम राजबाला थी, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके इस चुनाव में अपना नामांकन किया था। उनकी मायूसी को देख करके फिर हमने अपने कागज जो है जो भाग दौड़ करके हमने पूरे करने थे। फिर जब हमने इनका मन बना लिया कि इन्हीं को लड़ाया जाए जिन्होंने अपनी नौकरी का त्याग कर दिया, 1-1.5 लाख रुपये जो आदमी सैलरी पर छोड़ करके अपने तपस्या में पार्टी के लिए 4 साल से काम कर रही थी, तो इस एंगल से वो फिर सैनी साहब, एक और सवाल है जी, आप खुद आए हुए, किसी ने बुलाया है आपको इलेक्शन लड़ने के लिए? वैसे देखिए, ये सवाल बड़ा पेचीदा आप कर रहे हैं। मैं यहाँ लगभग 5 राउंड पूरे किए हैं इन 4 महीने में। मैंने देखा कि मुझे हेलमेट लेकर के चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है,
और आपने देखा होगा कितनी जगह ट्रालियां फंसा फंसा करके लोगों ने मेरे रास्ते रोकने के प्रयास किए। लोग नहीं चाहते इस कमज़ोर तबके की आंख खुल जाए, इनको तो शराब पिला के लोगों की बात ना सुने 3 दिन तक अंधा रखना है लोगों ने। हम इनको यही जगा रहे हैं कि भाई इन लोगों की शराब लेके रख लो, बाद में पी लियो, इनके पैसे लेके पीछे माल जो है ना पीछे खजाने में दाखिल कर लो। लेकिन चोरों को तो अगर चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो नंगा करना होता है। अगर आप वाकई अपने बच्चों की हिस्सेदारी के लिए, इस हलके के विकास के लिए अगर अपना सेक्रीफाइस करना चाहते हो, जिसमें कांग्रेस लगभग 55 साल के 53 साल के हरियाणा के अंदर अगर सरकार 53-54 साल में कुछ नहीं कर सकी, तो अब क्या करने जा रही है। बीजेपी भी 6वीं बार इस देश के अंदर राज कर रही है, और जो सर्वनाश कांग्रेस ने हमारा यहाँ पर 55 साल तक के राज में किया, वो 55 महीने के अंदर बीजेपी ने कर दिया। आखिर आप ओम प्रकाश चौटाला, सारी बंसी लाल, सारी पार्टियों को अब आप चेक कर चुके हैं। हल्के में कोई किसी तरह का कोई बड़ा कॉलेज नहीं, कोई बड़ा स्कूल नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, गांव के अंदर पीने के पानी का इस्तेमाल अभी तक पूरा पुख्ता नहीं हो सका। मैं जसराना गांव का, बिलबलान गांव का, गुमाना गांव का आपको सीधा उदाहरण आपके सामने रखता हूं। जैसे ही मैंने मीटिंगें की, मीटिंगों में से लोग उठ करके किसी आदमी ने आया कि बताया अरे पानी आ गया, इतने में पूरा का पूरा गांव उठ करके भाग गया। अरे मैंने कहा क्या हो गया, पानी तो आया। बोले जी 4 दिन में 1 बार आता है। जिस एरिया में 4 दिन में पानी 1 बार आता हो, वहाँ नौकरी की कैसे मतलब आशा रख सकते हैं जहाँ पीने के पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ। गलियों के निकास का, गलियों में से पानी के निकास का इंतजाम नहीं है, गलियां टूटी पड़ी हैं। अभी सड़कों पे अभी जो है ना लिपा पोती हो रही है सिर्फ इलेक्शन के लिए। नहर में पानी अब आया इनके पास 4 साल में, नहीं तो किसी टेल के ऊपर पानी नहीं गया। ये तो सिर्फ 9 टंकी और ये आई वास, ये सारी पार्टियां इसी तरह करती रही। जींद के चुनाव में 1800 बच्चे राजकुमार सैनी के SC और BC की मुहिम को काटने के एंगल से एक ही दिन में 4th क्लास के बच्चे लगाए थे। अभी भी कुछ लिस्टें इन्होंने रोक रखी हैं लोगों को जो है ये मिसगाइड करने के लिए, हर हथकंडा खेलने के लिए बड़ी पार्टियां, क्योंकि उनके पास धन बल, तन बल और लोगों के चापलूस लोगों के जमावड़े बड़े बड़े हैं। जो लोग बेनिफिशरी हैं, जिन्होंने फ़ायदे उठा रखे हैं, वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। भाई हम तो नया खेत बीज रहे हैं, अब नए खेत में हमारे पास तो जो है ना चलने के लिए भी अपने आप साधन जुटाना है, लोगों को समझाने के लिए भी समय खुद लगाना है। उनके पास तो बहुत कुछ साधन है, दोनों पार्टियों के पास, तीनों पार्टियों के पास, जिन्होंने देश को लूट रखा वो तो हर कंधा। इसके अंदर हम प्रदेश के अंदर जो आरक्षण के पीछे देश के अंदर माहौल ख़राब हुआ, हमने सबसे पहला मुद्दा यही कहा था कि अगर आज हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारा हिस्सा, और हिस्सा मांगे से कोई देगा नहीं। इसलिए देश में 100% सबको आरक्षित कर दो, चाहे ब्राह्मण है, जाट है, राजपूत है, और चाहे बनिया है, ठाकुर है, कि सबको आरक्षित कर दो। जो जनसंख्या अनुपात है, जो संविधान में लिखा हुआ, सबके हिस्से बराबर हैं। देश के अंदर एक रोजगार की नीति लाई जाए। जब ज़्यादा रोजगार होंगे तुम्हारे पास, तुम 10-10 दे दो, लेकिन एक घर में जिनका सत्ता के अंदर हस्तक्षेप पूरा रहा, वो तो ले रहे हैं 10-10 नौकरी, और बाकी के परिवारों को एक भी नौकरी नहीं मिली। आधे से ज़्यादा तो मेरे भाई जो यहाँ कैमरा उठा करके लगे हैं, इनमें से भी बेरोजगार खड़े हैं। मैं आपकी भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। और किसान और मजदूर के उत्थान के लिए अगर भाषण सारी पार्टियाँ दे रही हैं, तो इस किसान और मजदूर का उत्थान तब हो सकता है जो खरबों रुपया मनरेगा स्कीम के माध्यम से सिर्फ कागजों में बंट रहा है, बिचौलिए अफसर और मिनिस्टर खा रहे हैं। ये पैसा जो है ना, किसान, एक तहसील के अंदर कितने किसान हैं और कितने मजदूर हैं, तहसीलदार के पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि किस किसान को किस महीने में कणक की कटाई, बिजाई, सरसों में और गन्ने में, आलू में, किस किस मंथ में कितने मजदूर चाहिए, उसका खाका उसके पास तैयार होना चाहिए।
आधी लेबर सरकार जमा करा दे, आधी किसान दे देगा। मजदूर के जब 500-600 रुपये दिहाड़ी के बन जाएंगे, उसके भी लगभग 15-18 हज़ार रुपए की जब महीने की सैलरी बन जाएगी, उसे किसी के 5 किलो दाने लेने की लोड़ नहीं पड़ेगी। तो आपको लगता है ये प्रैक्टिकल है सारी ये चीजें? प्रैक्टिकल चीजें हैं। पैसा उतना बन रहा। मैंने ये भी पूछा था कि एक जिले में कितने करोड़ रुपया, बोले जी यहाँ पर 12 करोड़ रुपया विभिन्न स्कीमों में एड के रूप में आता है। अगर उस 12 करोड़ को किसानों और मजदूरों में सीधे हिसाब से बांट दिया जाए, भ्रष्टाचार रोक करके, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि पूरे किसानों की आधी लेबर जा सकती है।